स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को समझने से पहले हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे आते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि एक केमिकल चेंज आता है तो उसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। ड्यू टू अ केमिकल चेंज रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। लेकिन रिएक्टेंट्स किस तरह से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, होता है क्या है स्टूडेंट्स, जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन के नतीजे में वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इफेक्टिव कोलिजन का वर्ड यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया। इफेक्टिव कोलिजन से क्या मुराद है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर सकें और इन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, ठीक है, एक खास डायरेक्शन में और एक खास एनर्जी के साथ जब वो कोलाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास वो स्पेसिफिक एनर्जी ना हो और वो एक स्पेशल डायरेक्शन में कोलाइड ना करें तो फिर क्या होगा, रिएक्टेंट्स जो लो एनर्जी पे होंगे वो आपस में जस्ट कोलाइड करेंगे और बाउंस बैक हो जाएंगे, उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, इससे आप क्या देख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन of reactants to convert into products that will be called activation energy। इसकी definition हम कैसे लिख सकते हैं, the minimum amount of energy required for effective collision, किसकी इफेक्टिव कोलिजन, ऑफ रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। स्टूडेंट्स, हम इसको कैपिटल ई और ये छोटा सा स्मॉल है इसकी बेस पे, ठीक है, इससे इसको डोनेट करते हैं। जब ई ए जहां पर भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा दैट स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या बात डिस्कस की कि दो रिएक्टेंट्स हों, फॉर एग्जांपल A2 एंड B2, ये आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हम एनर्जी की बात करेंगे, रिएक्टेंट्स के पास स्पेसिफिक एनर्जी होनी चाहिए। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये नहीं, जब रिएक्टेंट्स आपस में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाई होगी और वो उस हाई एनर्जी के साथ आपस में कोलाइड करेंगे और इन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर जो हम बात एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, यानी खास ओरिएंटेशन क्यों जरूरी है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। A2 और B2 यहाँ पर आप देखेंगे दो रिएक्टेंट्स हैं, ये जब आपस में कोलाइड करेंगे इनके पास वो स्पेसिफिक एनर्जी है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, लेकिन साथ ही साथ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन कैसे ये उस तरह से किस तरह से कोलाइड करेंगे। स्पेसिफिक ओरिएंटेशन क्या होगी कि A रिएक्टेंट्स B रिएक्टेंट्स के सामने कुछ इस तरह से आएंगे कि A और B जो है ये आपस में हेड ऑन कोलिजन करें, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये B मॉलिक्यूल जो है A मॉलिक्यूल से इस तरह से कोलाइड करेगा कि A और B आपस में इंटरैक्ट करें। ये जो डॉटेड लाइन में शो कर रही हूँ ये न्यू बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ओल्ड बॉन्ड स्ट्रेट लाइन से शो हुआ है, डॉटेड लाइन से न्यू बॉन्ड होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब ये क्या बन गया है, दैट इज अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो क्या चेंजेस आती हैं उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। जब बहुत ही स्पीड के साथ A और B मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं कोलाइड करने के लिए तो फिर इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। जो काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो कहाँ गई बेसिकली, अब काइनेटिक एनर्जी की अब हम एनर्जी की फॉर्म चेंज करते हैं यहाँ पर।
जब ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होगी? ए और बी में जो नया बॉन्ड ये बनाने जा रहे हैं ये यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब ये दो स्पीड में आने वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जब लो होगी तो करीब आने पे इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो होने से क्या होगा? इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी ताकि न्यू बॉन्ड बन सके। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट एक स्पीशी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा? न्यू बॉन्ड बनेंगे तो ओल्ड बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट्स किस तरह से बनेंगे? प्रोडक्ट्स हमारे सामने इस तरह से आएंगे, दैट विल बी ए एंड ये आ जाएगा बी। तो ये ए बी आपके पास दो प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, इन्हें आप क्या लिख सकते हैं? ये आपकी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बन गए हैं। अगर इसको एग्जाम्पल में दूं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई खास एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर आएगी और स्पेसिफिक या आप कह लें कि खास किस्म की काइनेटिक एनर्जी के साथ जब ये कोलाइड करेंगे और स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में, अब ओरिएंटेशन किस तरह से होगी इनकी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर Cl Cl। ठीक है, इनका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? हाइड्रोजन और क्लोराइड, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स कैसे बन जाएंगे? हमारे पास ये Cl और इनके दरमियान ब्लू शेड में न्यू बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स आपके पास HCl के आ गए। ठीक है, तो अब ये आपको बात समझ आ रही है कि हमने कहा कि रिएक्टेंट्स आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे खास ओरिएंटेशन के साथ, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स, रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान या जिन मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो तेजी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट के तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है और वो तेजी के साथ आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा कम है तो वो फिर क्या करेंगे? वो स्लोली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए इस फर्दर कॉन्सेप्ट को हम ग्राफ से डिस्कस करते हैं कि देखेंगे कि ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और पाथ ऑफ रिएक्शन हमें फर्दर क्या इंफॉर्मेशन देता है रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। सो लेट्स डिस्कस। स्टूडेंट्स ये आपके सामने ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर y एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ली है और x एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस तरह से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ ग्राफ में देखें कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या है? ऑलरेडी हाई है, पोटेंशियल एनर्जी उनकी ज़्यादा है। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स को यहाँ पर कितनी एनर्जी चाहिए? अब ये जो पॉइंट है दैट इज अपहिल, ये वो पॉइंट है जहां पर आपका क्या बनता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, जो हमने कहा था जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा कम होती है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अब ये रिएक्टेंट्स जो हैं इस पॉइंट तक जब पहुंचेंगे फिर जाके ये वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फिर बड़ी तेजी के साथ प्रोडक्ट्स हमारे पास ए बी प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस ग्राफ को मैं आपको एक एनालॉजी से एक्सप्लेन करूं, अब आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, अगर इस ग्राफ को हम एक हिल में चेंज कर दें और जहाँ पर रिएक्टेंट की पोजीशन है
वहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टोन है, ठीक है। अब इस स्टोन को हमने क्या करना है, अप हिल तक लेकर जाना है, ठीक है। ये जो चोटी है यहाँ तक लेकर जाना है और फिर हमने उसको ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट की हमारी पोजीशन थी, यहाँ पर आप ग्राउंड लेवल देख सकते हैं, वहाँ तक पहुँचाना है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस स्टोन को कुछ एनर्जी सप्लाई करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर जो अप हिल का पॉइंट है वहाँ तक लेकर जाएंगे, ठीक है। यानी हम इसके अंदर या इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है। जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या अप हिल पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो वहां से ऑटोमेटिकली ये रोल डाउन होता हुआ ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाएगा। हमें मजीद फिर इसके ऊपर एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब यही बात आप इस ग्राफ में समझें कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो हैं, ये वही स्टोन, यहाँ पर मैं ये बॉल बता देती हूँ, ये रिएक्टेंट का बॉल जो है इसे रिएक्टेंट कंसीडर करें। अब हम इस चीज को फर्दर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अभी जो हमने बात की थी कि रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एनर्जी इतनी नहीं है टू इफेक्टिवली कोलाइड, तो फिर क्या होगा कि ये बॉल ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव कोलाइजन नहीं हो रही। इफेक्टिव कोलाइजन कौन से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स करेंगे, जिनको आप जब ऐसी एनर्जी सप्लाई करेंगे कि एकदम से मूव कर जाएं इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे और फिर इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इट्स मीन कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है इनिशियल पोजीशन से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, यानी इफेक्टिव कोलाइजन के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। जब ये हम इसे सप्लाई कर देंगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो बड़ी आसानी के साथ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप बात देखेंगे जो हमारे रिएक्टेंट्स थे उनके अंदर कुछ एनर्जी ऑलरेडी मौजूद थी, ठीक है। इस वजह से आप यहाँ देखें पोटेंशियल एनर्जी 0 से लेके ऊपर की तरफ मूव करी, यानी रिएक्टेंट्स हाई पोजीशन पे हैं एज कंपैरिजन टू प्रोडक्ट्स, यानी हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर जो एनर्जी है वो हाई है। जब ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट्स लो लेवल पे हैं, लोअर एनर्जी लेवल पर हैं, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान का जो एनर्जी डिफरेंस है ये हमें बता रहा है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज्ड होगी वो देख लेते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस आएगा दैट विल बी डेल्टा एच, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, जब भी एक केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट्स मीन कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे रिएक्शन का है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये ग्राफ हमें किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि ये जो ग्राफ है हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन है कि रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर इफेक्टिव कोलाइजन ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, वो हमें ग्राफ ये बता रहा है दिस वैल्यू EA की ये, ठीक है। रिएक्टेंट्स की इनिशियल पोजीशन से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की जो पोजीशन है इसके डिफरेंस में जितनी वैल्यू आएगी दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब दूसरी बात हमने ये कही कि रिएक्टेंट्स हमारे दे आर एट हाई एनर्जी लेवल, ठीक है, एज कंपैरिजन टू प्रोडक्ट्स। इट्स मीन कि जब रिएक्टेंट्स मजीद एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी वो हमने रिएक्टेंट्स की ओरिजिनल एनर्जी जो थी और प्रोडक्ट्स की जो फाइनल एनर्जी हमारे पास प्रोडक्ट्स की आई है उन दोनों का डिफरेंस लिया है और वो डिफरेंस हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला पार्ट क्यों नहीं ऐड किया।
क्योंकि ये वाली एनर्जी जो है ये तो हमने सप्लाई की है ना। रिएक्शन जो कंडीशंस हम कहते हैं ना कि हमने रिएक्शन कंडीशन सेट की हैं, वो रिएक्शन कंडीशंस, वो टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, वो कोई कैटलिस्ट हो सकता है, वो हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे कि उनका रोल क्या होता है। तो ये वो एनर्जी हम एक्सटर्नल सोर्सेज से ऐड की है टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। लेकिन ओवरऑल एनर्जी डिफरेंस हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का देख रहे हैं, इस वजह से हमने ये वाली जो वैल्यू है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी के डिफरेंस से हमने बताया कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज। ठीक है, ये तो बात होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। अब हम ऐसे केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी लो होगी और प्रोडक्ट्स की हाई होगी। आइए इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा कम है, पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ है, रिएक्टेंट्स आर एट वेरी लो एनर्जी लेवल, प्रोडक्ट्स, बनने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी एनर्जी क्या है, हाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें किस कदर एनर्जी चाहिए होगी ताकि रिएक्टेंट्स जो है इफेक्टिवली कोलाइड कर सकें। ये पॉइंट दैट इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पॉइंट, यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी चाहिए होगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी, यहां तक पहुंचने के लिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहां तक पहुंचने के लिए इसका मतलब है कि इनिशियल पॉइंट से लेके इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले, ये वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी की कि रिएक्टेंट्स को आप इस अमाउंट की एनर्जी सप्लाई करेंगे, फिर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट्स मीन कि ये रिएक्शन जो है इसको हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि रिएक्टेंट्स जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी को मीट कर सकें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएं और फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर आप देखें कि हमें एनर्जी सिस्टम के अंदर डालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो प्रोडक्ट्स हमारे हाई एनर्जी पे हैं, तो इसका मतलब है एनर्जी डिफरेंस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कितना आएगा, यहाँ से डेल्टा एच कुछ इस तरह से हम शो करेंगे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एनर्जी डिफरेंस आया है क्योंकि इस सिस्टम में हम बहुत सारी एनर्जी पुट कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो डिफरेंस है, या आप इस पॉइंट को इस तरह से ले सकते हैं कि डेल्टा एच यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। उसकी क्या वजह है, पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज। हमें एनर्जी रिएक्टेंट्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। या आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी पे हैं, रिएक्टेंट्स लो एनर्जी पे हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज इस अमाउंट की एनर्जी जो है वो सिस्टम में एब्जॉर्ब हुई है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। जब भी केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हम इस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये ग्राफ आपके पास किस तरह के रिएक्शंस के मैकेनिज्म को शो कर रहा है, दैट इज ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इस तरह से, ठीक है, यहां से आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता चल रही है। इस तरह के रिएक्शंस में जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। एक्सोथर्मिक के केस में आप यहाँ पर देख लें कि एक्सोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ठीक है, और दूसरी बात ये ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और एक्सोथर्मिक के केस में क्या हो रही है, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन का भी साइन बना देती हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ये एनर्जी इसके अंदर हम एब्जॉर्ब करवाते हैं ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज। अब स्टूडेंट्स एक और बात, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसकी जो वैल्यू है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए डिफरेंट होती है। किस तरह से, अब देखिए अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट्स
और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। अब आप देखें एंडोथर्मिक रिएक्शंस में फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि रिएक्टेंट्स लो एनर्जी पे हैं, प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी पे हैं, तो रिएक्टेंट्स को ज़रूरत होगी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करें, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। अब रिवर्स देखें, प्रोडक्ट्स जब रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसके रिवर्स केस में ये फॉर रिवर्स केस है, रिवर्स केस, ठीक है, रेड कलर में रिवर्स केस होगा, तो फिर ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, ठीक है, और ये रिएक्टेंट्स हमारे क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। दैट इज द केस ऑफ रिवर्स केस। तो फिर रिएक्टेंट्स को ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो इसका क्या मतलब है कि एक जो केमिकल रिएक्शन है उसकी वैल्यू, एक्टिवेशन वैल्यू फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए मुख्तलिफ होगी, ठीक है। इसका मतलब है एंडोथर्मिक के केस में आर फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के केस में ई ए की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है, ई ए की वैल्यू क्या है, लार्ज है, ये एरो है, ठीक है। और इसी तरह से हमने देखा बैकवर्ड, आर बी का मतलब क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ई ए की वैल्यू स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक के केस में देख लें, इससे ऑपोजिट होगा। एक्सोथर्मिक के केस में फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अब आप बैकवर्ड रिएक्शन देखें, जब आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, तो अगेन इन रिएक्टेंट्स को ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर हम समराइज कर लेते हैं कि एक्सोथर्मिक के केस में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू या ई ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, और आर बी यानी रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, लार्ज है, ठीक है। ये ऑपोजिट है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे लेक्चर से क्या समराइज किया कि एक्टिवेशन एनर्जी, देखें आपको बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है कि रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी किस टाइप की रिएक्शन में चाहिए होगी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वो ये भी आपको इंफॉर्मेशन दे रही है इस ग्राफ से कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, ठीक है। फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन डिफरेंट होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी टोटली डिफरेंट होगी, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज बुक का हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एंथैल्पी चेंज को डिफरेंशिएट करने को कहा गया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4, डिफरेंशिएट बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आप दो कॉलम्स बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे एंथैल्पी चेंज, दूसरे में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन इसी तरह से कॉलम बना के करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इनकी डेफिनेशंस होंगी। एंथैल्पी चेंज की क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के दौरान, इवॉल्व कब होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के दौरान। तो इस एनर्जी चेंज को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अभी हमने जैसे पढ़ा था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। या आप ये भी कह सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसका लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया था, ये सेकंड पॉइंट होगा
कि इसका सिंबल क्या है, आप इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इंथॉल्पी चेंज को आप डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे इट इज डोनेटेड बाय डेल्टा एच और यहाँ पर इट इज डोनेटेड बाय ई ए। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का ये सिंबल होता है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, इंथॉल्पी चेंज जो है आपको एनर्जी डिफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इनका एनर्जी डिफरेंस कितना है। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये स्टेटमेंट्स आपने पूरे लिख रहे हैं, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द पाथ ऑफ रिएक्शन और यू कैन से इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, यानी आप इसको किस फॉर्मूले के तहत जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, ये हम थर्मोकेमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि हम इसे इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू स्लोप इंटू 2.303 और आर ये कांस्टेंट होगा। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में। ठीक है, और तब आपको इस फॉर्मूले की कंप्लीट समझ आ जाएगी। अभी एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका फॉर्मूला मेंशन करेंगे। ठीक है, फर्दर ये स्टूडेंट्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो है, इट्स वैल्यू मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंडोथर्मिक के केस में होती है, नेगेटिव एक्सोथर्मिक के केस में होती है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये तो हम बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं ना। लास्ट इसका डिफरेंशिएशन पॉइंट लिखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू द थर्मोकेमिस्ट्री, जो हम 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री, एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज कंसर्न विद द रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, फर्दर आप ये देखिए आपके कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हमने डिफरेंशिएशन के लिख दिए हैं। दैट इज मोर देन इनफ फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टूडेंट्स हम अपना आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सिंपली आज हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में डिस्कस किया और एक्सरसाइज से रिलेटेड एक इसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।